नमस्कार मित्रों। मैंने आपसे पिछले वीडियो में साहित्य और संस्कृति खंड से जो चर्चा थी उस पर किया था और साहित्य क्या है, साहित्य का स्वरूप क्या है, इस पर हमने बातचीत की थी। उस वीडियो पर जो आपके कमेंट्स और जो आपकी टिप्पणियाँ, जो सुझाव प्राप्त हुए, उसका मैं बेहद स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस पर अपने विचार व्यक्त किए। उससे हमें अपार प्रेरणा प्राप्त हुई वीडियो को बनाने का। और यद्यपि क्लासरूम में भी लोग थे, लेकिन इसका उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक मात्रा में मैं आप सब तक हमारा चैनल अपना सहयोग पहुंचा सके, सहयोग कर सके। तो यदि आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आपको लगता है कि हृदय से आपका कुछ सहयोग हो पाया है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का, पहुंचाने का प्रयास करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके और उन तक यह सामग्री पहुंच सके। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे, मैंने कहा था कि हम जो भी आप तक लाएंगे बहुत सिलसिलेवार होगा। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस थे, टीम हमारी काम कर रही है आपके साथ में निरंतर, ये आपने देखा होगा। तो हमारा ये प्रयास है कि आप तक चीज़ें सिलसिलेवार पहुँचें। तो जहाँ पिछले वीडियो में मैंने कई सारे लेक्चर्स में साहित्य पर बात की थी, आज उसी श्रृंखला में मैं आपसे साहित्य और संस्कृति का संबंध, इस पर बातचीत करूंगा। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, अहम टॉपिक है, जिस पर कि निबंध पूछा भी जा चुका है। वर्ष 2014 की समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में आरओ की यह विषय आ भी चुका है कि साहित्य और संस्कृति का संबंध क्या है। तो आज हम इस पर बातचीत करेंगे। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मैंने जो वादा किया है और जो आपके विचार प्राप्त हुए हैं हमें चैनल पर आप लोगों के द्वारा, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि साहित्य और संस्कृति का आपसी संबंध क्या है। साहित्य पर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बताया था कि दो अस्त्र हैं साहित्य के पास, शब्द और अर्थ। दूसरा कि साहित्य इन अस्त्रों को सौंदर्य के साथ, रचनात्मकता के साथ, सरलता के साथ, सरसता के साथ प्रयोग करता है और साथ ही अपने मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। स्मरण कर पा रहे होंगे आप कि साहित्य क्या है। अपने मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। मुख्य उद्देश्य था लोक मंगल की भावना। लोक मंगल अर्थात सामाजिक कल्याण की भावना, सामाजिक चेतना की भावना, सामाजिक भलाई की भावना। पूरा चैनल और थीम इसी से मोटिवेटेड है। तो लोक मंगल की भावना को पूरा करना उसका मुख्य उद्देश्य था। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती नाम की एक रचना में लिखा है कि केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें कुछ उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो साहित्य वही होता है जिसमें लोक मंगल की भावना हो, समाज का कल्याण छुपा हो, संसार के जो वंचित से वंचित वर्ग हैं, जो बिल्कुल छूटे पिछड़े हुए लोग हैं। गांधी का अंतिम आदमी, गांधी जी के जंतर में जब आप पलटते होंगे अपनी किताबें तो एक जंतर आपको मिलता है। उधर भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। जिन लोगों ने ये जंतर अभी तक नहीं देखा है, बहुत मिस किया हुआ है उसको। तो बाज़ार में नहीं मिलता है ये जंतर। ये जंतर वास्तव में आप सब की किताबों में है। पलटे वहाँ पर एक लिखा होता है सभी सरकारी किताबों में कि गांधी का जंतर। तो गांधी जी के जंतर में कहा जाता है कि आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक मंत्र दे रहा हूँ। मन में आप बड़ा खुश होंगे, ऐसा कौन सा मंत्र दिया हुआ उन्होंने। मंत्र ये है कि जब भी आपको लगे कि मुझ में कुछ अधूरा है, कुछ आधा है, कुछ बाकी है, वैसे ही आप देखें कि एकदम आपसे नीचे का आदमी, समाज का हीन से हीन साधनों से, जिसके पास न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने की भी क्षमता नहीं, उसकी तरफ आप देखें। आपके अंदर का अहंकार मिट जाएगा। आपके अंदर की जो अधूरापन है आपका, जो आपको अपूर्णता का एहसास होता है, जो आपके अंदर क्षोभ है, उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो उसी
जंतर को साधने वाले, उसी अंतिम आदमी को साधने का कार्य हमारा साहित्य करता है, वैसा ही कुछ हमारा चैनल भी वैसी कार्य को करने का माध्यम बनना चाहता है। तो साहित्य पर हमने ये विचार आपके सामने रखे थे और आपकी प्रशंसा जो मिली उससे हमारा उत्साह भी हम लोगों का बढ़ता है। तो साहित्य तो ये था, लेकिन जिस विषय पर और अधिक जानने की आवश्यकता है, वर्ष 2014 की मुख्य परीक्षा में जो आपसे पूछा गया और 2017 जो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा थी उसमें, और आगे की परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक जो बहुत अहम था कि साहित्य और संस्कृति का आपसी संबंध क्या है। साहित्य तो आपने देख लिया, संस्कृति का आपसी संबंध क्या है। तो मित्रों, संस्कृति क्या है, सबसे पहले हमें इस पर बात करनी होगी। यह शब्द है, बहुत ज़्यादा हम इसका प्रयोग करते हैं, तुम्हारी संस्कृति ऐसी है, ये संस्कृति वैसी है, पश्चिमी संस्कृति ऐसी है, भारतीय संस्कृति ऐसी है, लेकिन वास्तव में संस्कृति है क्या? कई बार आप पढ़ते भी हैं लेकिन फिर भी अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो मेरा प्रयास है कि आज आप कम से कम अपने मस्तिष्क में इतनी इमेज लेके जाएं कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति कभी भी पढ़ने के लिए बिना सभ्यता के नहीं जानी जा सकती, समझी जा सकती। तो इससे पहले कि मैं आपसे संस्कृति पर बात करूं, हमें सभ्यता भी साथ साथ चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले आप सभ्यता पर देखें, सिविलाइज्ड होना। सभ्यता क्या है वास्तव में? सभ्यता है, शब्द का जो संबंध है वह वास्तव में समाज से है, समाज से। और समाज क्या है? समाज वह है जो आपने अपने जीवन को जीने के लिए बनाया है। अरस्तु ने कहा है कि समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो पशु है या देवता है वास्तव में। तो समाज में रहना मतलब आपके मनुष्य होने की शर्त है। आप मनुष्य उसी वक्त हुए जिस वक्त आपने समाज में रहना सीखा, जिस वक्त आपने समाज बनाया। जो लोग राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थी होंगे उन्होंने ये उक्ति भी सुनी होगी कि समाज व्यक्ति से पूर्व है। दिलचस्प लगता है कि समाज व्यक्ति से पूर्व कैसे हो सकता है। संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं, क्योंकि अरस्तु का मानना था कि आप मनुष्य उसी समय बने जब आपने सामाजिक जीवन जीना चालू किया। उसके पहले तो आप पशु थे। मनुष्य और पशु का अंतर है कि मनुष्य उसी समय मनुष्य बनता जब समाज में जीना सीखता है। तो सभ्यता का संबंध समाज से है। सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्यता का मतलब है समाज में रहने की योग्यता, रहने की योग्यता। जिस वक्त आप समाज में रहने के, रहन सहन के ढंग सीख जाते हैं, तरीके सीख जाते हैं, उसी समय आप सभ्य हो जाते हैं। तो सभ्यता का अर्थ है समाज में रहने की योग्यता आना। तो जब कोई समाज अपने आप को ढालता है, अनुकूलित करता है, इस योग्य बनाता है कि हम एक साथ जी सकें, एक साथ रह सकें, उसी समय हम सभ्य होते चले जाते हैं। और जब तक हम ऐसा नहीं सीखते हैं तब तक, जैसे एक पशु दूसरे पशु पर वार करता है, जैसे एक जानवर दूसरे जानवर को अपना शत्रु समझता है, जैसे एक जानवर दूसरे जानवर से कटुता रखता है, वैसे ही मनुष्य भी उसी स्थिति में होता है। कहीं पर कुछ भी खा लिया, कहीं पर कहीं भी यौन संबंध स्थापित कर लिए, कहीं भी कुछ कर लिया। ये पशुवत जीवन है। उस जीवन से जब स्थानांतरण होता है सामूहिकता में, तो वह सभ्यता कहलाती है। और सभ्यता धीरे धीरे अपने रूपों में विकसित होती है। सभ्यता के साथ जब हम संस्कृति को देखते हैं, अगर सभ्यता यह है तो संस्कृति क्या है? तो सभ्यता किसी समाज का भौतिक पहलू है। भौतिक जीवन के जो विकास, जो सुख सुविधाएं, जो वस्तुएं हम इकट्ठा करते हैं अपने जीवन को एक सामूहिकता में जीने के लिए, सुसभ्य बनाने के लिए, वो सब कुछ सभ्यता कहलाता है। भौतिक पहलू है, ये भवन, ये वैज्ञानिक प्रगति, ये तकनीकी विकास, ये बिल्डिंगें, जो कुछ भी वस्त्र आदि जो भी आप प्रगति करते जाते हैं, वो सब कुछ सभ्यता है। मोटे मोटे शब्दों में आप समझे कि सभ्यता किसी मानवीय जीवन का या समाज का भौतिक पहलू होता है। ये बाहरी पहलू, ये बाह्य रूप है, ये शरीर है। ये दो बिंदु इसीलिए बोर्ड पर हमने लिख रखे हैं कि यह भौतिक पहलू, ये बाह्य रूप है, यह शरीर है। लेकिन जैसे ही हम इन चीज़ों में चिंतन करना प्रारंभ करते हैं,
पहले ये चीज़ें आ जाती हैं, हम विकास करते रहते हैं। व्यक्ति ने पत्थर रगड़ा होगा और आग जल गई होगी, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने आग से बहुत से विचार जोड़े होंगे कि किस किस अवसर पर आग जलनी चाहिए, कब प्रकाश होना चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये क्या है? ये मान्यता फैली ना, आग बनी होगी उस समय थोड़ी हमारे मन में आया होगा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। क्यों ज्योतिर्गमय तमसो? प्रकाश से अंधकार की ओर चलते नहीं, लेकिन हमने ये सोचा जैसे ही जब आग का आविष्कार हो गया होगा तभी तो मित्रों मनुष्य के मन में ये ख्याल आया होगा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, असत्य से सत्य की ओर चलो। तो जैसे ही आग के साथ चिंतन जुड़ा, विचार जुड़ा कि यह ऊर्जा है, ये प्रेरणा देती है, इसलिए कब कब आग जलनी चाहिए। विवाह के समय जो सप्तपदी आप लेते हैं, 7 फेरे जो लेते हैं, अग्नि को साक्षी माना गया। तो आग क्या थी? वास्तव में सभ्यता का विकास था। किंतु जैसे ही हमने विचार तत्व जोड़ा, उसमें अपनी चिंतन का प्रयोग किया, वो सौंदर्य जैसे ही हमारे अंदर आया सूक्ष्म विचार के रूप में, फिर हमने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस विचार को सौंपा कि हर उचित अवसर पर आग जलनी चाहिए। भले ही उसकी उपयोगिता कुछ भी रही हो, लेकिन हमने माना इस बात को कि आग हमारे आसपास होनी चाहिए। तो ठीक उसी समय आग का होना भारतीय सभ्यता में या किसी भी सभ्यता में संस्कृति का हिस्सा बन गया। तो सभ्यता अगर भौतिक विकास है, भौतिक पहलू है, तो संस्कृति क्या है? उसका विचारात्मक तत्व है, विचार तत्व है, वह प्राण तत्व है, उसकी आत्मा है। तो जब कोई चीज बाह्य रूप से, भौतिक रूप से विचार के स्तर पर जाती है, चिंतन के स्तर पर स्वीकार होने लगती है, उस पर मंथन होने लग जाता है, तो ठीक उस समय वो संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। वस्त्र खोजा होगा हमने पहली बार, मनुष्य नग्नावस्था में रहा होगा, आदि मानव का वस्त्रों की खोज हुई होगी। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल में वस्त्र बनाने की कला हमने सीखी। ठीक है, वस्त्र बनाना हमारी आवश्यकता रहेगी, ठंड लग रही होगी, शरीर को तकलीफ हो रही हो और किसी तरह वस्त्र हमने बना लिया होगा, कुछ तो हमें अच्छा लगा होगा, तो हमने वस्त्रों की खोज की। वो भौतिक जीवन की आवश्यकता थी, वो सभ्यता की अनिवार्यता थी, आवश्यकता थी। लेकिन जैसे ही वस्त्र को हमने अपने चिंतन से जोड़ा कि नहीं वस्त्र पहनना जरूरी है, 4 लोगों के साथ बैठे तो वस्त्र होना चाहिए, फिर क्या सोचा होगा हमने? वस्त्र ऐसा होना चाहिए, जब सभा में हो, समूह में हो तो वस्त्र कुछ ऐसा होना चाहिए, घर में हो तो वस्त्र ऐसा होना चाहिए। तो जैसे ही वो सभ्यता का पहलू विचार से जुड़ता है, चिंतन से जुड़ता है, ठीक उसी समय वह संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। तो यह विचारात्मक पहलू है। सभ्यता भौतिक पहलू है, सभ्यता बाह्य रूप है, संस्कृति आंतरिक रूप है। इससे आसान और सरल अभी तक आपने कहीं भी पढ़ा नहीं होगा, बहुत ही उलझन भरा टॉपिक है ये, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि आप तक बिंदुवार उतनी चीज़ें पहुँचे जो आप लिख सके परीक्षा में। तो यह आत्मा है, यह आंतरिक तत्व है। फिर क्या होता है? जो भी सभ्यता से अर्जित होता है, संस्कृति के रूप में परिणत होता है, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होता है। ये विचार एक पहलू से दूसरे पहलू में जाते हैं। आपने सुना होगा कि किसी घर में एक बार जो है बहू आई, नई बहू आई और अचानक से सामने बिल्ली आ गई और परेशान की, बिल्ली को मार दिया। उसके बाद पाप लग गया तो ये हुआ कि एक सोने की बिल्ली दान दी जाए। उसके बाद जो है अगली पीढ़ी में जब भी कोई बहू आई उस घर में तो लोगों ने पहले बिल्ली मारा और सोने की बिल्ली दान दी। ये संस्कृति का हिस्सा उनके बन गया। तो ऐसे ही है कि जब कोई विचार के रूप में कुछ चीज़ें अगर ढल जाती हैं सभ्यता में, तो वो संस्कृति के स्तर पर आ जाती हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, पहुंचती हैं। तो संस्कृति ये है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होती है। इसे हम नारियल के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति में, सभ्यता नारियल का जो बाहरी खोल होता है, जो कठोर आवरण होता है, वह सभ्यता है, जबकि उसके अंदर का जो मुलायम भाग होता है, सॉफ्ट भाग होता है, वह संस्कृति है। आप इस उदाहरण से और खूबसूरत ढंग से आगे समझ सकते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे सभ्यता बदलती है वैसे वैसे संस्कृति में भी बदलाव होता चला जाता है। नारियल का जो खोल है वो जैसे ऊपर से पहले जब दूसरे स्वरूप में होता है तो अंदर उसके पानी भरा होता है, आप सब लोग पीते हैं।
जब वो सूखना चालू करता है तो अंदर वाले हिस्से में भी परिवर्तन आता है, थोड़ा और कड़ा हो जाता है, वो धीरे धीरे बिल्कुल सूख जाता है तो अंदर का एकदम सूखा भाग हो जाता है। तो जैसे सभ्यता बदलती है वैसे वैसे संस्कृति में भी बदलाव होता चला जाता है। तो ये सभ्यता और संस्कृति का आपसी संबंध भी है। अगर कहीं पर आपसे सभ्यता और संस्कृति पर संबंधों पर लिखने के लिए कहा जाए तो आप इस उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं। सभ्यता में बदलाव संस्कृति में बदलाव लाता है और संस्कृति में बदलाव सभ्यता में भी बदलाव लाता है। संस्कृति सभ्यता को भी प्रभावित करती है, सभ्यता संस्कृति को भी प्रभावित करती है। अगर किसी संस्कृति में माना जाता कि शाकाहार होना चाहिए, शाकाहार को एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया, तो क्या आप सोचते हैं कि शाकाहार की अवधारणा आदिम युग में संभव हो पाती, जब अनाज का आविष्कार ही नहीं हो पाया था, जब भोजन की समस्या थी, जहाँ पर या अन्नोत्पादन जहाँ बहुत अधिक नहीं हो पाता है? तो क्या वैसे समय में आप शाकाहार के मूल्य को स्वीकार कर सकते? नहीं। जब हरित क्रांति जैसा कुछ हो जाए, जब अनाज का उत्पादन बहुत अधिक होने लग जाए, जब इस प्रकार के विकल्प उपलब्ध हो जाएं, तभी तो शाकाहार को मूल्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि सभ्यता संस्कृति का निर्धारण करती है, सभ्यता में बदलाव ही संस्कृति को निर्धारित करता है। वहीं दूसरी ओर संस्कृति भी सभ्यता का बदलाव करने की क्षमता रखती है। जैसे जैसे संस्कृति में बदलाव होता है, एक बेहतर संस्कृति सभ्यता में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है विचार के स्तर पर। तो संस्कृति क्या करती है? संस्कृति सिर्फ परंपरा की वाहक नहीं, परिष्कार करता है। कई बार सभ्यता में कुछ जड़ताएं आ जाती हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो मानव जीवन के लिए काम में नहीं होता है, नुकसानदायक सिद्ध होने लगता है। अगर आप हिंसा करने लग जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें, कोई विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होने लग जाए, हम ऐसे यंत्र तंत्र संयंत्रों का आविष्कार करने लग जाएं जो मानव के कल्याण के लिए नुकसानदायक हैं, तो वैसे में संस्कृति क्या करती है? कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो। जैसे भारतीय संस्कृति में अहिंसा के मूल्य रहे हैं, शांति के मूल्य रहे हैं, तो भारत ने कभी भी जो है अपनी सीमाओं से परे आक्रमण नहीं किया है। भारत ने कभी विनाशकारी गतिविधियां नहीं अपनाई हैं। हमने कभी घातक शस्त्रों के विकास की ओर ध्यान नहीं केंद्रित किया है। तो संस्कृति भी सभ्यता को प्रभावित करती है। हम किस दिशा में अपना विकास करें, संस्कृति का निर्धारण करती है। आप सोच सकते हैं कि आजकल जो डीएनए है या उससे नवीन जीवन भी संभव हो सकता है, ऐसा हुआ ही भी है। चीन के एक विश्वविद्यालय में एक सूक्ष्म जीवन ऐसा विकसित किया गया है। स्टेम सेल के दुरुपयोग को लेकर के भी बात हो रही थी। तो ये कहीं न कहीं मानव संस्कृति थी, पश्चिमी संस्कृति में, कि इस दिशा में प्रयोग ना किए जाएं। उस पर एक कहीं नैतिकता का एक बंधन है। तो संस्कृति सभ्यता को भी प्रभावित कर रही है, तो सभ्यता संस्कृति को प्रभावित करती है, संस्कृति सभ्यता को प्रभावित करती है। ये प्रयास होता है। तो संस्कृति में भी वो क्षमताएं हैं। अब हम एक तीसरे तत्व की तरफ जाते हैं जो साहित्य से जुड़ करके हमने बात कही थी कि साहित्य और संस्कृति में क्या संबंध है। इतना तो स्पष्ट हो चुका होगा कि सभ्यता और संस्कृति क्या है, मैं समझता हूँ। अब तीसरा जो मुद्दा है हमारा, जो मुख्यतः केंद्र बिंदु है, वो ये है कि साहित्य और संस्कृति में क्या संबंध है, जो निबंध आपसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। संस्कृति तो विचारात्मक पहलू है, आत्मा है, समाज का आंतरिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित करने का दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन साहित्य क्या है, साहित्य कैसे संस्कृति से संबंधित है? तो सबसे पहली बात यह है कि संस्कृति चूंकि विचारात्मक तत्व है, तो संस्कृति से ही साहित्य भी निकला हुआ है। एक संस्कृति जब चिंतन के स्तर पर जाती है, सोच के स्तर पर जाती है, विचार के स्तर पर जाती है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें विकसित करती है जो कि उसकी चिंतना का अंग होती है। तो उसमें साहित्य विकसित होता है, कला विकसित होती है, वस्तुकला, तमाम जो सृजनात्मक रूप आप देखते हो वो सब संस्कृति का ही हिस्सा है ना। संस्कृति के अंग उपांग हैं, उन्होंने उसका विकास किया है। तो निश्चित है कि साहित्य भी कहाँ से निकला हुआ है, कहाँ से निसरत है? संस्कृति से। संस्कृति ही साहित्य को जन्म देती है, उसी का एक अंग है। तो साहित्य क्या है? उसी से निकला हुआ है। साहित्य क्या है? संस्कृति का ही अंग है।
प्रत्येक संस्कृति का अपना एक साहित्य होता है, हर संस्कृति का साहित्य होता है। जैसी संस्कृति होती है वैसा साहित्य होता है। आप देखिए कि पश्चिम की संस्कृति भौतिकवादी संस्कृति है। जिन्हें साहित्य का थोड़ा अनुभव होगा तो आप देखेंगे कि पश्चिमी परंपरा में जो शेक्सपियर वगैरह के जो नाटक लिखे वो दुखांत होते हैं, उनका अंत दुख भरा होता है। नायक बहुत अच्छा होता है, बहुत शक्तियाँ होती हैं, उसमें सारे गुण होते हैं, लेकिन अंततः वो एक कोई गंभीर जो है मानवीय और अच्छी भूल करता है। उसको हैमर्सिया हम लोग कहते हैं साहित्य में। उसका मतलब होता है उदात्त भूल करना, जानबूझ करके खलनायक पर विश्वास कर देना और वो धोखे से मार दे, तो इसको उदात्त भूल कहते हैं। तो पश्चिमी परंपरा का नायक सामान्यतः अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है, दुख भरा अंत होता है, और उस दुख भरे अंत को देखकर ही आप जो है कहते हैं कि नहीं, जीवन ऐसा होना चाहिए। तो ये पश्चिमी परंपरा का साहित्य रहा है। भारतीय परंपरा में सुखांत रहा है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, कितना भी संघर्ष हो अंत में नायक को विजय प्राप्त होती है। ये अंतर आप फिल्मों में भी देख सकते हैं। हॉलीवुड की फिल्में आप देखते हैं, पश्चिम की फिल्में देखते हैं तो वहाँ पर नायक की मृत्यु होती है। भारतीय फिल्में आप देखते हैं तो अंत में क्या होता है, सब हैप्पी हैप्पी एंड। अगर हैप्पी नहीं हो तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। ये आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक ऐसा ही हम साहित्य भी है। ये साहित्य वैसा ही होता है जैसी संस्कृति होती है, जैसी संस्कृति की मान्यताएं होती, जैसे विचारात्मक पहलू होते हैं, वैसा ही साहित्य भी होता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, साहित्य पूरी तरह से वही है जो संस्कृति ही है, केवल संस्कृति ही बताती है। इसका दूसरा पहलू भी है कि यदि साहित्य संस्कृति से निकला हुआ, उसी का अंग है, उसी का उपांग है, तो साहित्य के अंदर भी बहुत सी क्षमताएं मौजूद हैं। मैं तो ये कहूँगा कि साहित्य संस्कृति का मस्तिष्क है, सोच है, इंजन है। किसी संस्कृति में क्या चल रहा है, क्या घट रहा है, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस अनुपात में होना चाहिए, ये पूरा खाका बाका कैलकुलेशन, जोड़ तोड़, ताना बाना, ये सब नापने का जो यंत्र है वो है साहित्य। तो साहित्य एक तरह से मस्तिष्क, जैसे शरीर में ये सारी सोच विचार की प्रक्रिया चलती है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी संस्कृति के लिए वही काम करता है। पहले आंकता है क्या चल रहा है। साहित्य समाज का दर्पण है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा। क्या चल रहा है पहले उसकी मैपिंग करता है, आकलन करता है, फिर देखता कितना सही चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है वो बताता है, फिर कहता जाना किधर चाहिए, लोक मंगल की भावना, समाज हित की भावना, उसको डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है, संदेश देता है। तुलसी जैसे हों, चाहे कबीर हों, निराला हों, कोई भी साहित्यकार आप देखेंगे वो सिर्फ यही बताना चाहता है, ये चल रही है, ये दिशा है, इसको इधर जाना चाहिए, इस दिशा की ओर मुड़ना चाहिए, है ना। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य वास्तव में किसी संस्कृति के मस्तिष्क के समान है। यदि उससे निकला हुआ है, उसका अंग है, उसका उपांग है, तो इसका अर्थ है ये नहीं है कि साहित्य बिल्कुल वही होगा। साहित्य वास्तव में उस संस्कृति के मस्तिष्क की तरह है और इस रूप में उसका परिष्कार करता है। कुछ गलत हो चला है, कुछ गड़बड़ हो चला है, तो वो साहित्य उसका परिष्कार करता है, उसमें सुधार करता है। और मैंने जैसा कि बताया था कि भारतेंदु के नाटक हों, एक ही बात को आप बार बार दोहराएंगे तो ज़्यादा आप अच्छा लिख पाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील दर्पण, ये जो तमाम नाटक थे, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो नाटक थे या जो साहित्यिक विधाएं थी, मुंशी प्रेमचंद का गोदान हो गया, मैं फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल हो गया, ये जो उपन्यास हैं, इन्होंने क्या है, ये समाज का आकलन है। ये है ना, जो कहानियाँ आपने पढ़ रखी होगी, पंच परमेश्वर कहानी पढ़ रखी होगी, न्याय व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, तो निर्मला पढ़ रखा होगा आपने, विधवा विवाह, गबन पढ़ रखा होगा। तो इस समाज का आईना प्रस्तुत करते हैं और फिर समाज को एक पथ बताते हैं, एक दिशा बताते हैं कि इसी दिशा में चलना चाहिए। और भी साहित्य में आप पढ़ेंगे, अगर देखेंगे तो आगे भी अज्ञेय जैसे रचनाकार हैं, मुक्तिबोध जैसे सृजनकर्ता कवि हैं, जिन्होंने आधुनिक भावबोध के साथ जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन किया है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में एक कविता है, अगर कभी आपको अवसर प्राप्त हो, ब्रह्म राक्षस कविताएं है। इन कविताओं में
मनुष्य के अंदर का जो आत्म संघर्ष है, जो होना चाहिए और क्या है, दोनों के बीच का जो द्वंद्व है, उसको दिखाया गया है। तो एक साहित्यकार क्या करता है, समाज को मथता है, समाज के अंतर विरोधों को प्रदर्शित करता है, उसको दिखाता है। तो वहीं मनुष्य के अंदर भी उथल पुथल मचाता है, उसके अंदर की परतों को भी घिसता है, अंदर और बाहर। इसीलिए शायद मुक्तिबोध जैसे रचनाकार दो फांकों को दिखाते हैं। आप देखेंगे कि हमारे अंदर चलता रहता है, कुछ गलत होता है तो हमें पता होता है, नहीं ये गलत है, ये गलत है। हम जानते हैं कि हम कितना सही हैं। और अगर आप वास्तव में एक जीवंत व्यक्ति हैं, सचमुच एक मनुष्य है, मानव है, मशीन नहीं है, तो वो पीड़ा आपकी जो है, अंतर्वेदना आपके अंदर मथती रहती है। फिर यही कारण है कि यही पीड़ा, यही वेदना आंदोलनों में परिणित होती है। अभी हाल ही में जो है, कुछ समय पहले ही एक आंदोलन जो है आपके बीच से निकला। तभी दुष्यंत जैसा साहित्यकार कहता है, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, हो कहीं भी आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो रचनाएं हैं, जो आंदोलन का सूत्रधार हैं, तो ये वहीं से निकलती हैं, उसी साहित्य की, उसी द्वंद्व से निकलती हैं, उसी मंथन से निकलती हैं। तो साहित्य ये कार्य भी करता है। और मैं आपको इधर ले चलूं कि संस्कृति, आप देखते हैं जनरली सामान्यतः हम पश्चिमी संस्कृति पर काफ़ी प्रहार करते हैं। भारतीय संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि पश्चिमी संस्कृति भौतिकवाद को, भौतिकतावादी संस्कृति रही है, भौतिक विकास को महत्व देती है, देना भी चाहिए। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के तत्व हावी रहे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। संस्कृति पर बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, कभी आपको अवसर प्राप्त हो। यद्यपि पुस्तक के पन्ने ज़्यादा हैं, मोटी किताब है, लेकिन पढ़ने में दिलचस्प है। उन्होंने वहाँ लिखा कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है। भारतीय संस्कृति जहाँ पहले निवृत्ति मार्गी थी, प्रवृत्ति मार्गी थी, बाद में निवृत्ति मार्ग हो गई। पहले इस जीवन पर केंद्रित थी, ऋग्वैदिक काल यदि देखें, बाद में हमने धीरे धीरे संन्यास और इस पर ज़्यादा जोर दिया। तो पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में बता रहा था, आपने भी सुना होगा, आप सब भी जानते होंगे कि पश्चिमी संस्कृति भौतिक मूल्यों पर, भौतिक विकास पर, इस जीवन की समस्याओं पर अधिक केंद्रित रही है। भारतीय परंपरा में मोक्ष, अध्यात्म और धार्मिक पहलू अधिक हावी रहे हैं, ऐसा माना जाता है। यद्यपि यह पूर्णतः सत्य नहीं, फिर भी हम माने कि हाँ, आध्यात्मिकता, आत्मिक तत्व कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहे हैं। तो क्या रहा है कई बार, और जब पश्चिमी संस्कृति से हमें भय भी महसूस होता है, हम मानते हैं कि पश्चिमी संस्कृति ने बहुत हद तक हमारी अपनी भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। हम आलोचना भी कहते हैं कि पश्चिम से प्रभावित हैं। खास तौर पर लोगों के जीवन में जो कई सारी बातें आप देखते हैं, जो नग्नता है, जो उन्मुक्तता है, जो छृंखलता है, उसके लिए दोष हम पश्चिमी संस्कृति को देखते हैं। मूल्यों की हीनता का भी दोष हम प्रायः पश्चिमी संस्कृति पर मढ़ते हैं। हो सकता है कि बहुत सी बातें हमारी वहीं से प्रभावित हों। तो पश्चिमी और भारतीय संस्कृति के बीच का जो द्वंद्व था, खासतौर पर पुनर्जागरण के काल में, स्वतंत्रता के समय में, वो भारत में भी चिंता का विषय रहा, हर युग में चिंता का विषय रहा है। तो उर के आसन पर शासन करते हैं शिरस्त्राण, निराला जैसे कवि ने तुलसीदास नामक अपनी कविता में ऐसे ही मनोभाव लिखा है। सांस्कृतिक संरक्षण की चिंता सदैव रही है। महात्मा गांधी ने भी ऐसी बात कही है कि मैं चाहता हूं कि भारत एक ऐसे खुले घर की समान, जिसकी दरवाजे और खिड़कियां प्रत्येक प्रकार की, इतना खुला हुआ कि हर प्रकार की हवा का, प्रकाश का स्वागत करे। किंतु मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आने वाली हवा मेरे घर की दीवारों को हिला दे। ये गांधी का स्टेटमेंट है। मैं आपसे बताऊं कि गांधी को हर पहलू, हर किताब, हर वाक्य पे ज़रूर लिखें। बहुत महत्व है उनका। जहाँ भी आप महात्मा गांधी जी को उल्लिखित करेंगे, जहाँ भी उनको उद्धृत करेंगे, वैसे ही आपके निबंध की प्रामाणिकता बढ़ जाएगी। और आप व्यवहारिक उदाहरण भी, गांधी से अधिक कोई व्यवहारिक व्यक्ति रहा ही नहीं जीवन में, ये तो आप सब भी जानते हैं। तो वैसे ही निबंध व्यवहारिक भी हो जाएगा, प्रामाणिकता भी प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने इस प्रकार कहा है। इसका मतलब है कि एक संस्कृति और दूसरी संस्कृति में
का मिलना अच्छी बात है, लेकिन ये चिंता भी होती कहीं कि कमज़ोर संस्कृति कोई ना हो जाए, कहीं नष्ट ना हो जाए। तो सांस्कृतिक संरक्षण की चिंता महत्वपूर्ण पहलू है। इस बात को आप ध्यान रखें कि संस्कृति अहम है, लेकिन कभी कभी संस्कृति को संरक्षण की, उसको बचाए रखने की भी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे समय में एक बड़ा साधन जो बनता है वो है हमारा साहित्य। तो इस पहलू को भी समझें कि साहित्य निकला हुआ है, अंग है, मस्तिष्क है, वाहक है, परिष्कार करता है, सृजन करता है। और अगर ज़रूरत पड़ी किसी समय तो साहित्य संस्कृति की रक्षा भी करता है। यही वजह है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर साहित्य जीवित है तो पुनर्जीवित हो जाएगी, सभ्यता खड़ी हो जाएगी। तो साहित्य वास्तव में संस्कृति और सभ्यता दोनों की रक्षा करता है। और क्या करता है? आगे ने कहा है कि उस साहित्य की कोई पहचान नहीं होती जिसका कि अपना आधार नहीं होता है। अपनी पहचान के बिना साहित्य का उद्देश्य भी सार्थक नहीं है। तो हर साहित्य की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। असाध्य वीणा जैसी उन्होंने कविताएं लिखी हैं, जिसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सुना होगा इनका नाम आपने, उन्होंने सांस्कृतिक पहचान पर जोर दिया है। तो वास्तव में साहित्य आपकी पहचान को सुनिश्चित करने का भी एक कार्य करता है। तो मैंने आपको बहुत से बिंदु बता दिया है कि साहित्य पर, तो आप इस पर ध्यान दें कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो साहित्य वास्तव में संस्कृति की पहचान निर्धारित करता है। आपकी अपनी पहचान है कि ये भारतीय संस्कृति का, तो साहित्य वास्तव में संस्कृति को इन रूपों में प्रभावित करता है, इन रूपों में सहायक सिद्ध होता है। तो आज के इस निबंध में हमने जिन बातों को डिस्कस किया है, संस्कृति क्या है, साहित्य क्या है, साहित्य कैसे संस्कृति को प्रभावित करता है और संस्कृति कैसे साहित्य को प्रभावित करती है, इस पर बात की है। इस पर आप अभ्यास करें मित्रों, और हमारे वीडियो को आपको लगता है उपयोगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा अपने चैनल से संबंधित कि ये जो आरओ मेंस के लिए हमारी जो कक्षाएँ हैं ये तो चलेंगी ही, लेकिन यूपी पीसीएस की जो आगामी मुख्य परीक्षा है तो उसके लिए भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा और निरंतर सामग्री आप तक पहुंचती रहेगी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये आपको दे दूं कि यदि आप लोगों के सुझाव आए और आप लोगों के द्वारा ये मांग की गई तो डिफेंस स्टडीज़ के लिए यानी रक्षा अध्ययन विषय के लिए भी हमारे चैनल पर क्लासेज कराई जा सकती हैं, किंतु उस कार्यक्रम के लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी होंगी। तो वह पेड होगा, यानी कुछ न कुछ आपको शुल्क उसके लिए देना पड़ेगा। तो वैसी कक्षाएं चलाई जा सकती, किंतु ये सब आप पर निर्भर है। अगर आप चाहेंगे तो चैनल आपके लिए ये अरेंज कर सकता है, तो आपके सुझावों पर है। तो आप हमें सूचित करें इस पर कि आप लोग डिफेंस स्टडीज़ के लिए भी अगर कक्षाओं के लिए आपकी रुचि हो और यदि आप तैयार हों कुछ शुल्क उसके लिए भुगतान करने के लिए, पेड करने के लिए, तो उसकी व्यवस्था चैनल पर की जा सकती है। हमारे चैनल की बस यही बात है कि जो भी होगा वो गुणवत्तापूर्ण ढंग से होगा। तो धन्यवाद मित्रों।